नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर और मेरा नाम है रंजीत माहौर। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, किस्से बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े रोचक चमत्कार बताता हूँ, कुछ ऐसी जानने वाली बातें बताता हूँ जिन बातों का आप लोगों तक जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी जो है वो रेखा के ऊपर बेसिस है। और रेखा जो थी लड़की, उससे उनके परिवार से मेरी कैसे मुलाकात हुई, कैसे उन लोगों से मिला और कैसे रेखा ठीक हुई, मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो कहानी है ये 2 पार्टों में आएगी, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से अगले भाग में बताऊंगा कि रेखा के साथ क्या क्या घटा और क्या क्या हुआ। तो चलिए फ़िलहाल शुरू करते हैं। तो रेखा की जो उम्र थी, वो रेखा की उम्र 18 वर्ष थी उस दौरान जब मेरी उनसे मुलाकात हुई। और वो लड़की काफ़ी समय से परेशान थी, लेकिन उनको कोई सही शख्स नहीं मिल पा रहा था, सही बात पता नहीं पड़ रही थी कि हमारी लड़की के साथ हो क्या रहा है। काफ़ी उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, वैद्यों को भी दिखाया, और जो होम्योपैथिक के डॉक्टर होते हैं उनको भी दिखाया, और मानसिक वाले डॉक्टर को भी दिखाया। यानी कि काफ़ी उसके चेकअप वगैरह और काफ़ी डॉक्टर को दिखाया। बाहर भी लेके उसे गए वो, दिल्ली वगैरह, और दिल्ली से आगे लखनऊ वगैरह तक लेके गए लड़की को। लेकिन उसकी समस्या का समाधान किसी की समझ में नहीं हो रहा था डॉक्टरों की में। क्योंकि डॉक्टरों की में से आता था कि जब वो घर पर थी तब तो वो बीमार रहती थी, अस्पताल में आकर वो ठीक हो जाती थी। यानी बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे डॉक्टर वगैरह देखते थे या उससे बातचीत करते थे, उसका कोई चेकअप करते थे तो उन्हें तो नॉर्मली ही सब कुछ आता था कि नॉर्मल है, आपकी लड़की को कुछ नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये जब आप घर में, यानी कि जब आप घर में होते हो तो घर में ये आपके संपूर्ण रूप से शरीर पर सवार रहती हैं। लेकिन जब आप घर से हटते हो तो ये चीज़ें थोड़ी निमल हो जाती हैं, यानी कि नॉर्मल हो जाता है आपका शरीर, तो आपके ऊपर इतनी हावी नहीं रहती। तो जब भी अगर ऐसी जगह आप जाते हो डॉक्टर वगैरह के या किसी भगत के दौरे या किसी को दिखवाने के लिए, तो वहाँ अधिकतर यही आएगा कि आपकी लड़की नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरीके की बातें रेखा के साथ घट रही थी। तो रेखा के ऊपर क्या चीज़ थी मैं आपको बता देता हूँ। रेखा के ऊपर जिन्न था, और जिन्न वो अच्छा जिन्न नहीं था कि जिन्न वो गंदा था, और उसके साथ क्या क्या हरकत करता था मैं आपको सारी बातें आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेखा से जब मैं पहली बार मिला, तो रेखा से मिलने के बाद मेरी उनसे बातचीत हुई, तो रेखा से मैंने पूरी जानकारी ली। क्योंकि जो मैंने देखा था, जो मुझे लगा था, वो मैंने पूरी जानकारी इसको, यानी कि अपने जो मेरे मन के अंदर जो सवाल थे पहले से ही, वो सवालों के जवाब रेखा किस तरीके से देती है मैंने ये देखना चाहा। तो रेखा ने बिल्कुल सेम वही सवालों के जवाब दिए जो मेरे मनों के अंदर थे, मन के अंदर थे। और मैं भी सुनकर एक बार को तो अचंभित हो गया, क्योंकि जो मेरे मन के अंदर सवाल थे वो इस तरीके से बिल्कुल बारीकी से उसने बिल्कुल सेम वही सवाल बताए जो मेरे मन के अंदर थे, उन्हीं का ही उन्होंने जवाब दिया। अब आप लोगों को इस कहानी पर विश्वास हो या ना हो, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय होती है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जिस पर बीतती है पता उसे ही होता है, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है, जो मैंने करा है, मैं उस चीज़ को के बेसिस पर मैं ये कहानियाँ बनाता हूँ और बताता हूँ, यानी कि स्टोरी बताता हूँ कि किस तरीके से वो घटना घटी। तो जब मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए, तो तभी मैंने वहाँ उसके पापा से बात की, उसके भैया से बात की, उसका बड़ा भाई था। मैंने उनसे कहा कि आपकी जो लड़की है ये काफ़ी समय से परेशान है, और क्या ये कहीं गई ही थी, मतलब शमशान वमशान कोई क्रोस करा था या कहीं ऐसी जगह गई थी जहाँ इसे नहीं जाना चाहिए था। तो उसके पापा ने बताया कि इसका जो स्कूल है, स्कूल से लगभग 2 किलोमीटर आगे शमशान घाट है जहाँ मुर्दे वगैरह फूकते हैं। तो जो अर्थी वगैरह जो होती है वो इसके स्कूल के आगे से ही निकल कर जाती है। तो मैंने फिर जब सोचा कि अगर ऐसा है तो मैंने कि चलो मैं इस बारे में देखता हूँ। तो जब मैंने देखा तो मुझे ये पता चला कि जब वहाँ से अर्थियाँ निकल कर जाती हैं, तो देखो सीधी सी बात है कि जब अर्थी निकल कर जाती है तो गंदी हवा ज़रूर साथ साथ चलती हैं, ठीक है। लेकिन जिसके ऊपर उन्हें जाना, यानी कि उनकी इच्छा होती है, वो किसके ऊपर जाएंगी, ठीक है। इसमें आप गलत ना समझें कि ऐसा हर किसी के ऊपर लग जाएंगी। ये भी जो शक्तियाँ होती हैं, इन्हें तो मैं शक्तियाँ ही कहूँगा। तो ये जो होती हैं आत्मा वगैरह, ये उन्हीं का ही शरीर पकड़ती है जिन्हें इनको लगता है कि इसके पास जाने से हमें मोक्ष मिल जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये चीज़ें किसी के ऊपर सवार होती हैं, यानी कि उसके पीछे लग जाती हैं।
तो फिर जब मैंने ध्यान लगाया तो मुझे पता चला कि रेखा के ऊपर जो है शमशान का जिन्न है। अच्छा, शमशान का जो जिन्न होता है, जिन्न कई प्रकार के होते हैं, कई तरीके के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इस रेखा के ऊपर जो जिन्न था वो था गलत जिन्न। वो यानी कि वो मन के अंदर अगर किसी के ऊपर भी चला जाता है, किसी के पीछे भी लग जाता है, तो या तो वो उस घर को एकदम स्वर्ग बना देगा या एकदम बिल्कुल वीरो वीरान कर देगा, यानी कि नर्क से भी बदतर कर देगा, ठीक है ना। हर कोई बीमार पड़ा रहेगा, एक उठेगा एक बीमार रहेगा, काम धंधे से बेकार कर देगा, शरीर से बेकार कर देगा। और सबसे मेन चीज़, ये आपके जीवन में इतना घुस जाएगा, ये आपको इतना सम्मोहित कर लेगा कि ये आपकी शादी भी, यानी जिस शख्स पर होगा, ये मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ, अगर वो शादीशुदा है तो उसकी वो शादी तो तोड़वा के मानेगा, नहीं तो उस शख्स को वो मार देगा। ये जिन्न इतने ख़तरनाक होते हैं, ठीक है। तो मैंने जब देखा तो मुझे पता चल गया था कि इसके ऊपर जिन्न है। मैंने इसके पापा को बताया रेखा के कि आपकी लड़की के ऊपर जिन्न है। तो उन्होंने कहा जी इसका उपाय। मैंने कहा देखिए जी, इसका उपाय तो वैसे हो जाएगा, लेकिन इसके उपाय के लिए थोड़ा समय लगेगा, लगभग 1.5 साल के आसपास समय लगेगा। अगर आप ये सोचें कि आप पहली बार में ही 50% आराम लग जाए, तो ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर ये जड़ बना लेती हैं शरीर के अंदर, तो ये इन्हें निकालना बहुत एक तरीके से जद्दोजहद करनी पड़ती है इन चीज़ों के साथ, जब ये चीज़ें निकाली जाती हैं। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हमें प्रयोग में लेनी है, क्या नहीं लेनी है, कितनी सावधानी बरतनी है, और क्योंकि हमें उसका भी देखना होता है, जिस शख्स के ये पीछे लगा हुआ है उसका भी हमें बचाव करना होता है कि आगे चल के उसे कोई परेशानी ना करे, ठीक है। अच्छा, मैं बीच में बात आप अपनी काटना चाहूँगा कि मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो कहानी है आपको 2 पार्टों में मिलेगी, ठीक है। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तो मैंने उनको सब कुछ समझा दिया, तो कहा कि ठीक है जी आप करिए, आप जो भी खर्चा होगा हम दे देंगे। मैंने कहा ठीक है चलिए हम शुरू करते हैं इसका इलाज। तो मैं उनको मैंने एक समय दे दिया कि मैं इतने दिन बाद आऊँगा और मैं आपके यहाँ कर एक पूजा करूँगा, मैं तब देखूँगा इसकी शक्ति कितनी है, यानी ये कितना प्रबल है और ये कितना नुकसान दे सकता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। तो मैंने एक दिन निश्चित कर लिया और फिर गुरु से आज्ञा लेकर मैं वहाँ गया, और वहाँ जाने के बाद मैंने अपना पूजा सामग्री, उन्हें सूची उसकी मैंने दे ही दी थी कि क्या क्या सामान आएगा, तो वो सामान उन्होंने ला के रख रखा था। वहाँ जाने के बाद फिर मैंने वो पूजा आरंभ की। तो जब मैं पूजा आरंभ करने के लिए बैठा तो तभी रेखा के कमरे से एक आवाज़ आई ज़ोर से, एक अजीब सी आवाज़ आई कि जैसे वो मुझसे कह रही हो कि रुक जा, मत कर इन कामों को, वरना मैं इस लड़के को, मतलब बड़ी अजीब सी आवाज़ थी वो। तो मैंने कहा कि रेखा को आप यहाँ लेकर आइए। तो रेखा को जैसी लेने के लिए चले, तो उन्होंने जैसी वो पीछे को मुड़े, तो उन्होंने पीछे को मुड़ के देखा तो रेखा वहीं खड़ी थी उनके पास में ही, और बड़ी एक अजीब सी उसकी मतलब अदा में खड़ी थी वो, बिल्कुल जैसे कोई, मतलब कुल मिला के ये लग रहा था कि वो रेखा नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो रेखा नहीं है, लेकिन वो है रेखा के रूप में, लेकिन वो रेखा नहीं है, वो कोई और है। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कि रेखा आप यहाँ आइए, आप बेटा यहाँ बैठिए। तो रेखा ने बैठने के लिए साफ मना कर दिया और हल्की सी मुस्कुराहट देकर मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, और तुझे जो करना है तू कर ले, और ठीक है ना। और करने के बाद अब मैं इस लड़की का जो हाल करूँगी, जो तू कर रहा है, जितना तू यहाँ करेगा ना उससे दुगना ही मैं इस लड़की के साथ करूँगी। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है चलो, मैं कुछ नहीं करता, तो आप यहाँ बैठिए, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने उस जिन्न से कहा। तो वो बैठ गया। बैठने के बाद उससे हमारी वार्तालाप हुई उस जिन से। मैंने उससे पूछा भी आप क्यों इस बच्ची को परेशान कर रहे हैं। तो उस जिन ने कहा था कि मुझे ये लड़की अच्छी लगती है और मैं इसी के साथ रहूँगा, ना ही मैं इसका घर बसन दूँगा और ना ही से मैं यहाँ से कहीं जाने दूँगा, ये यहीं रहेगी सदा मेरे साथ। तो मैंने उससे कहा कि आप जो हैं आप सर्वशक्ति हैं, ठीक है, लेकिन आप ये जो कर रहे हैं कुदरत के नियम के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आप लोगों की एक सीमा बना दी गई है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जिन्नों की जो होती है एक सीमा होती है, इनकी भी एक दुनिया होती है, लेकिन अगर ये उस दुनिया से या उस सीमा से बाहर निकलेंगे तो ये कुदरत के नियमों के विरुद्ध है, और फिर इसमें कुदरत भी मतलब अपनी बात रखेगा, लेकिन वो चीज़ें सही नहीं होंगी। क्योंकि अगर ये अपनी इच्छा से किसी को ऐसे परेशान करेंगे, ऊपर वाला इसमें बीच में आता है, तो फिर जाहिर सी बात है आप भी इसका परिणाम जानते हैं कि फिर उनकी बख्शीश नहीं होती है, वो सीधे फिर वहाँ से ख़त्म कर दिए जाते, एक तरीके से भस्म कर दिए जाते हैं। वो फिर उस जिन्न या जिन्नात या भूत प्रेत कोई भी हो, उसका फिर
अस्तित्व जो होता है वो ख़त्म ही हो जाता है उस दुनिया से। ना ही तो वो अपने लोक में जा सकते हैं, ना ही वो हमारे लोक में रह सकते हैं। ठीक है, तो जब उससे सारी बात हुई वो नहीं एग्री हुआ, तो हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए, मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे तो बस छोटी सी एक पूजा करनी है, हवन करना है, बस मुझे और कुछ नहीं करना। तो कहने लगा चल ठीक है, तुझे जो करना है तो कर ले, और जितनी तेरी ताकत है तू अपनी ताकत आजमा ले। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने अपने गुरु का नाम लिया और उनका नाम लेकर मैं अपना बैठ गया पूजा पर। और जब मैंने जैसे जैसे मैंने मेरी पूजा अपनी चरम सीमा पर की तरफ और चलने लगी, और जैसे जैसे मेरे मंत्रों के जाप चलने शुरू हुए, तो जैसी धीरे 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 करके रेखा संपूर्ण रूप से विचलित होने लगी, यानी कि वो जिन्न था वो विचलित होने लगा। और उसको होने के बाद तो हमने पहली वहाँ एक भेंट दी थी। ठीक है, पशु पक्षी की हमने कोई भेंट नहीं दी थी, ना ही हमने किसी इंसान की, किसी बच्चे की कोई ऐसी भेंट नहीं। हमने फल, एक फल होता है उसकी हमने एक भेंट दी थी, मैं आपको वो नहीं बता सकता। ठीक है, उस फल की हमने भेंट दी थी, लेकिन ये मैंने कह दिया था कि अभी ये फल, ये लड़की रेखा जो है ये इस फल को कभी भी खाएगी नहीं, यानी कि ये फल तो जो हमने भेंट में दे दिया है, उस फल को ये कभी जीवन में, जब तक ये लड़की जिएगी, जब तक उस फल का सेवन नहीं करेगी, इसे वो फल त्यागना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ऐसा होता है जब हम ऐसी कोई विपरीत समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है जिसमें बिना भेंट के बात नहीं बनती, तो मैं बकरा वगैरह तो यूज़ नहीं करता। मैंने आपको पहले भी बता दिए थे, और मेरी जो पिछली वीडियो है, मैं ऐसी कोई तामसिक क्रिया नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ शुद्ध क्रिया करता हूँ, मेवा मिष्ठान या फल वगैरह की। तो मैंने कि जब ये जो फल की जो मैंने भेंट दी है, मैं आप ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि ये लड़की इस चीज़ का सेवन ना कर पाए बिल्कुल भी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे ये महसूस हुआ कि रेखा जो है कुछ गलत करने वाली है मेरे सामने। तो मैंने जैसी ही आंखें अपनी बंद कर मैंने गुरुदेव का ध्यान लगाया, उनको मैंने आने के लिए कहा, तो इतनी देर में वो रेखा खड़ी हो गई। और खड़ी होने के बाद उसने, अब देखो यहाँ आप मानो या मत मानो, ये मेरे साथ घटा है, मैंने देखा है इन घटनाओं को, इसी के माध्यम पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उस लड़की ने क्या करा, आप भी सोचकर हैरान होगे, सुनकर हैरान हो जाओगे। कभी ऐसा भी हो सकता है, हाँ मैं कहूँगा ये हो सकता है। उस लड़की ने सारे कपड़े अपने वहाँ उतार दिए, यानी कि वो जो जिन्न था वो इतना गंदा था कि वो उसे ये पता नहीं थी कि मेरे इस लड़की के यहाँ माँ हैं, बाप हैं, भैया है, और मैं भी था वहाँ। मतलब उस जिन को इतनी भी शर्म नहीं आई, इतनी भी कि किसी की धी बेटी है। देखिए इन लोगों में इन चीज़ों में कोई शर्म हया तो होती नहीं, तो बहुत नंग होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो जब उसने कपड़े उतार दिए, मेरी तो आंखें बंद थी, तो उसकी मम्मी एकदम भक्के चली, रोल मचा, अरे यूँ क्या हो गया। तो मैं तो आंखें खोल नहीं सकता था, क्योंकि मैंने गुरुदेव का आह्वान करा था, क्योंकि अगर मैं आंखें खोल देता तो मेरी पूजा खंडित हो जाती। ठीक है, फिर वो जिन मेरे पर ही हावी हो जाता। तो मैं तो आंखें बंद कर ही उनसे पूछ रहा था कि क्या हो गया। तो उन्होंने, उसकी मम्मी तो कुछ बोली नहीं, कि उन्हें तो शर्म, देखो शर्म की तो बात है, किसी की बहन बेटी ऐसे अचानक किसी और के सामने ऐसे, मैं भी हूँ उनकी जगह, मैं भी अगर होता तो मैं भी यही सोचता। लेकिन उसके पापा ने मुझसे स्पष्ट कहा कि हमारी लड़की ने अपने सारे कपड़े उतार दिए, अब क्या करें। मैंने कि जल्दी से इसके ऊपर कोई चादर वगैरह ढक दीजिए, यानी कि इसे पहना दीजिए। तो जैसे ही उसकी मम्मी अपना जो स्टॉल सा एक ओढ़ कर बैठी थी, उन्होंने तुरंत स्टॉल उतारा, लड़की की तरफ को लेकर चली। तो उस लड़की के अंदर जो जिन था, उन्होंने एकदम भारी सी आवाज़ में कहा, ना दूर रहना मुझसे, वरना इस लड़के को अभी जान से मार दूंगा, अभी ले जाऊँगा इसे। मैंने कहा कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने ये सबसे बड़ी पहली गलती तो ये करी, तूने इस लड़के के कपड़े उतरवा दिए। ठीक है, हालांकि उसके भाई ने तो आंखें निगाह नीचे कर ली थी। ठीक है, लेकिन पिता की भी निगाह उधर नहीं थी, लेकिन मम्मी उन्हें देख रही थी, क्योंकि देखो सब आंखों की शर्म होती है, बाकी तो और कोई शर्म नहीं होती है। ठीक है, तो उसके बाद फिर जल्दी से फिर मैंने गुरुदेव का आह्वान करा, गुरुदेव आ गए। मैंने कहा गुरुदेव ये क्या हो रहा है, मैंने कि मेरे साथ तो पहली घटना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो गुरुदेव ने फिर अपनी शक्तियों का आह्वान करा वहाँ के, इन शक्तियों को बुलाओ, उनका आह्वान करो। फिर मैंने उनका आह्वान करा, तो मैंने माँ मरघट काली का आह्वान करा, क्योंकि ये उन्हीं के ही काबू में आ सकता था। और मरघट काली जहाँ भी चलती है, उनके साथ शमशान भैरव तो चलते ही चलते हैं। तो भैरव ने आकर उसे बंदी बनाया जिंद को, और बंदी बनाने के बाद फिर उसकी मम्मी ने उसे लड़की को स्टॉल उड़ा दिया। और स्टॉल उड़ाने के बाद वहाँ से मैंने उन्हें कह दिया कि अब आप इसे ले जाइए, क्योंकि गुरुदेव की शक्तियाँ वहाँ आ चुकी थी। मैंने कहा अब आप इसे यहाँ से ले जाइए लड़की को। वो ले जाकर उसे उसके कमरे में लिटा दिया, क्योंकि लड़की एक तरीके से बेसुध हो गई थी, उसे ज़्यादा होश नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो फिर उसके बाद उस लड़की को कमरे में लिटा दिया। लिटाने के बाद
उसके पापा मुझसे बोले कि जी ये तो हमारे सामने है। मन की मैंने उससे पूछा भी था, मैंने कि ये ऐसा क्या पहले भी कभी हुआ है? तो उन्होंने कहा जी हाँ, ये लड़की का इसका चौथा वाक्य है। मन की 4 बार ये ऐसा कर चुकी है नु। हाँ, मन की घर पर ही करा है और कहीं भी नु के एक दफ़े तो इस लड़की ने मतलब ऐसी सिचुएशन कर दी थी, स्कूल के अंदर अपने कपड़े फाड़ लिए थे। मतलब हाँ, कपड़े तो नहीं उतारे थे पर अपने कपड़े फाड़ लिए थे, सलवार फाड़ ली थी और जो स्कूल की ड्रेस होती है यानी वो ऊपर से और नीचे की साइड से कपड़े फाड़ लिए थे, जैसे एक तरीके से रेप कर दिया हो किसी लड़के ने इस लड़की का। इस तरीके से हरकत कर दी थी और लहूलुहान हो रही थी, नखून लग रहे थे, इसके चेहरे पर भी नखून थे और ये वहाँ बेहोश हो गई थी। फिर स्कूल से हमारे पास फ़ोन आया, तब हम वहाँ गए। तो इस तरीके से रेखा के साथ ये समस्या हुई। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस कहानी के 2 पार्ट होंगे और मैं इस आगे को कहानी को पूरी करने के लिए मैं दूसरे भाग में आपको बताऊंगा कि स्कूल के बाद जो घटना घटी और क्या क्या हुआ इसके साथ रेखा के। तो चलिए मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूं। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इसी तरह की कहानियाँ और स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और यदि आपको ये कहानी और स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में अपना नाम और अपनी जगह का नाम और हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो मैं लेता हूँ आप लोगों से इजाज़त। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर शंभू। जय श्री बालाजी महाराज।